नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बायोलॉजी वन लाइनर्स में। 100 वन लाइनर्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जो बार्क है, जिसकी छाल है पेड़ की, वो यूज़ करी जाती है एक कॉन्डिमेंट के फॉर्म में या फिर एक मसाले के रूप में। तो सिनेमन जो है, दालचीनी की जो बार्क होती है वो यूज़ करी जाती है मसालों के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखें। अगला है कि गोल्ड रिवॉल्यूशन जो था, स्वर्ण क्रांति जो थी, वो किससे संबंधित थी? ये जो स्वर्ण क्रांति है ये संबंधित थी हॉर्टिकल्चर से, बागवानी से। ठीक है। अगला है कि जिस एक पर्सन है उसको हाइपरमेट्रोपिया है, तो आपको क्या करना है, या तो आप मायोपिया के बारे में याद रखिए या फिर आप हाइपरमेट्रोपिया के बारे में याद रखिए। तो मायोपिया के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि मायोपिया जिस पर्सन को होता है उसको दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। अब सवाल पे चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के लिए पूछा है कि अगर जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है उसको कोई चीज़ पढ़नी है तो उसको कितनी डिस्टेंस पे रखनी चाहिए उसको, ताकि वो आराम से पढ़ सके उसे। तो उसे 25 सेंटीमीटर पे रखनी चाहिए वो चीज़, अपने जो भी वो पढ़ रहे हैं उसकी कंफर्टेबल रीडिंग के लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी या फिर फीमेल बॉडी के अंदर होता है हमेशा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। लेकिन इसके साथ में हमारे पास एक और इसका टाइप होता है जो कि होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फ्रॉग में पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्रॉग यूजुअली एक्वेटिक मीडियम में जब रहता है तब एक्वेटिक मीडियम के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन हो जाएगा और उसके बाद में जो जायगॉट है वो वापस एंटर कर जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता। आइज मस्ट बी रिमूव विद इन, देखिए बहुत सारे लोग आई डोनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है उसके 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आंखों को रिमूव कर लेना चाहिए, आंखों को रिमूव कर लेना चाहिए अगर आई डोनेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, नियरेस्ट जो सेंटर होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है, वहां से कोई मेंबर आता है और उसके बाद में पूरी प्रोसेस आगे होती है। एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, यानी कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज अगर है तो वो किस किस तरह से आपको इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो पहला देखिए फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट से कुछ डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, तो इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही है कोविड-19। तो कोविड-19 के अंदर फिजिकल कांटेक्ट जो 1 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रख रही है वो किस लिए है, क्योंकि अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तो वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। दूसरा है वेक्टर्स। वेक्टर्स के थ्रू भी डिजीजेस स्प्रेड होती है, तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मलेरिया हो सकता है, काला आजार हो सकता है। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिसमें अलग अलग तरह के मॉस्किटोज हैं, कोई फ्लाइज हैं, ये अलग अलग डिजीजेस को ट्रांसफर कर रही थी। और कुछ मीडियम भी हैं, जैसे वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, या फिर वेजिटेबल्स की सरफेस। ये भी कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनसे क्या है, ट्रांसमिट हो सकता है कोई इन्फेक्शन। तो ये थे एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन से मेथड्स हैं के थ्रू कोई कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड कर सकती है। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा है कि इसकी मैक्सिमम एफिनिटी किसके लिए होती है। तो हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी जो है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो एफिनिटी होती है वो 200 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा है, और मैक्सिमम भी किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला सवाल है कि अ चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आंखों का जो लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना है तो ये किसकी मदद से होगा, ये होगा सीलियरी मसल्स की हेल्प से जो हमारी आई में प्रेजेंट होती हैं। ओके, हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, हमें लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ये किस लिए होता है, क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, किस वजह से होते हैं क्रैम्प्स, लैक्टिक एसिड से। फ्रॉग्स जो है वो ज्यादातर किस तरह के एनिमल्स होते हैं, ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं। ओवीपैरस कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, यानी कि ये अंडे देंगे, न्यू बॉर्न्स को डायरेक्टली पैदा नहीं करेंगे। तो एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम ओवीपैरस कहते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, यीस्ट करता है बडिंग के थ्रू, कुछ कोरल्स हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में होते हैं, जेलीफिश एंड सी एनेमोन्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सी एनेमोन्स आपके टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इनके अंदर कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग।
अगला देखिए, आपको बताया है कि कफ, कोल्ड, न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस ये सब कौन सा मोड ऑफ स्प्रेड है इनका। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि लंग्स से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं यूजुअली उनका मोड ऑफ स्प्रेड जो होता है वो एयर के थ्रू होता है। तो यहाँ देखिए, कोल्ड और कफ, इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर वाला पार्ट अफेक्टेड होता है। न्यूमोनिया के अंदर भी अपर पार्ट अफेक्टेड है। ट्यूबरक्लोसिस में आपके लंग्स अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगेन सारे डिजीजेस कैसी हैं जो लंग्स को इफेक्ट कर रही हैं, तो इनका जो स्प्रेड का रूट होगा वो होगा एयर के थ्रू। ठीक है, अगर आसपास कोई ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के पास में अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन बैठा है और उनके खांसने से, छींकने से कुछ ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनके माउथ से या उनके लंग्स से, वो है एयर के अंदर आ जाते हैं, और वो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी हेल्दी पर्सन के आ जाएंगे तो उनको वो इन्फेक्शन हो सकता है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, तो जिससे हाइपरमेट्रोपिया है उसमें पास की चीज़ें आसानी क्लियरली नहीं दिखेंगी, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो साफ तरीके से नहीं देख पाता है। बोन्स जो है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, वो विटामिन है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो बोन्स आपकी सबसे पहले इफेक्ट होंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें आपका एक ब्रेन इन्वॉल्व होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर के आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। टैडपोल क्या होता है, जो लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की, उसे टैडपोल के नाम से जाना जाता है। टैडपोल जो है बाद में जाकर के एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है टैडपोल से एडल्ट बनने की, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके, आगे देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन कैन इंक्रीज अप टू, बहुत ज़्यादा जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो उस टाइम पे हमने देखा है कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, हमारी जो हार्ट बीट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कहाँ तक इंक्रीज हो सकती है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो, तो 25 पर मिनट तक इंक्रीज हो सकती है। नॉर्मली हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 16 पर मिनट होती है, तो देखिए वो इंक्रीज होकर के कितनी हो सकती है, 25। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के अंदर होता है। ठीक है, आगे है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस के बारे में क्या खास बात है कि ये लैंड के ऊपर और वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं, और ऐसा ही कुछ ब्रायोफाइट्स के साथ है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा कि ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एनिमेलिया जो है या फिर आपका एनिमल किंगडम जो है, उसका सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी जो इंसेक्ट्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं। इंसुलिन की डिस्कवरी किसने करी थी? इंसुलिन की डिस्कवर करी थी फ्रेडरिक बैंटिंग ने। ठीक है, याद रखिए इसको आप। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइट्स एक ग्रुप है, उसके अंदर 3 अलग अलग डिविजन्स होते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के। नॉन वैस्कुलर से आप क्या समझते हो? यानी कि इसके अंदर जो जाइलम है और जो फ्लोएम है वो दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर इंक्लूड करे गए हैं? वो ग्रुप्स हैं आपके लिवरवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स हैं और मॉसल्स हैं। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जिनको ब्रायोफाइट के अंदर आगे क्लासिफाई किया गया है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा, वो एनिमल्स जो कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो कॉर्डेटा का सबसे पहला फीचर होता है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। ठीक है, सबसे पहला तो क्या होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उसमें। उसके अलावा उसमें डॉर्सली यानी बॉडी के पीछे की तरफ एक हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, और तीसरा उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानी जाती है कॉर्डेटा फाइलम की। ठीक है, अगला है कि प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है लाइफ साइकिल की, मॉस की। मॉस कौन से में आता है? अभी अभी हमने पढ़ा था, मॉस इंक्लूड होता है ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ब्रायोफाइटा की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, आगे देखिए, ओवरीज के बारे में पूछा, कितनी ओवरीज होती हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर? 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और वो दोनों बॉडी एब्डोमेन में दोनों तरफ सिचुएटेड है, यानी एक लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होगी और दूसरी राइट साइड में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन इन फीमेल। एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर दोनों साइड एक एक ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज 2 होती हैं, फेलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं। यूटरस कितना होता है? यूटरस 1 होता है।
Okay. Through photosynthesis, at least a half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by. तो photosynthesis से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. तो टोटल फोटोसिंथेसिस में से ऑलमोस्ट जो आधा फोटोसिंथेसिस है वो कौन परफॉर्म करते हैं, एल्गी परफॉर्म करते हैं. ठीक है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. जो क्या है कि बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स की जो रेंज है केवल उसी के वो टॉलरेट कर पाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्टीनोथर्मल. ठीक है, स्टीनोथर्मल. और जो ज़्यादा टेम्परेचर रेंजेस को टॉलरेट कर जाते हैं उनको हम कहते हैं यूरीथर्मल. ठीक है. Animals in which cells are arranged in 3 embryonic layers. तो 3 embryonic layers कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मेसोडर्म होती है. तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये तीनों लेयर्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्योंकि 3 लेयर है तो हमने ट्राई यूज कर लिया और पूरा नाम क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक. कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है. इसके साथ में अगर मैं बोलूँ हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है. तो ये कौन से फाइलम के एग्जाम्पल्स है, तो ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं. आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इस तरह के मतलब इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे कहाँ पे आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर. फियोफाइसी, जो फियोफाइसी वर्ड यूज किया जाता है वो किस तरह की एल्गी के लिए यूज किया जाता है, ब्राउन एल्गी को दूसरे नाम से जो जाना जाता है दैट इज फियोफाइसी. क्लोरोफाइसी, क्लोरो क्योंकि हम जानते हैं ग्रीन कलर के लिए यूज होता है. ठीक है, या फिर क्लोरोफिल जहाँ कहीं भी होता है वहाँ ग्रीन कलर होता है तो क्लोरोफाइसी इज फॉर ग्रीन एल्गी. देन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी भी किसके लिए होगा, रेड एल्गी के लिए होगा. तो अदर नेम्स हैं ये इनके एल्गी के लिए. ओके. यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूटरस जो है फीमेल्स के अंदर एक ही होता है. ठीक है. उसके अलावा मैंने बात करी कि फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो 2 होती हैं, ओवरी जो है वो 2 होती हैं. ओके. आपको 3 अलग अलग जेनरा दिए हुए हैं, एक सोलैनम है, एक पेटूनिया है और एक दतूरा है. ये तीनों जो जीनस है ये कौन सी फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो सोलानम अगर आपने देखा होगा तो सोलानम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का नाम है. इसी तरह ब्रिंजल का जो नाम है बैंगन का वो भी सोलानम से ही शुरू होता है. देन पेटूनिया है, दतूरा है. तो ये तीनों कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं सोलनेसी फैमिली को. ठीक है. ब्रिंजल अगर आपको मालूम हो तो वेजिटेबल्स का किंग कहलाता है ब्रिंजल. ओके. इन ईच टेस्टीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टीज प्रेजेंट हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं. इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्चुअली फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में है उसके बारे में बोला गया है कि यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों सिमिलर साइज के होते हैं. तो ह्यूमन बींग्स में हमने देखा कि ओवम का साइज बड़ा होता है और वहीं पे जो स्पर्म है वो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का और जो ओवम है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का. लेकिन एल्गी के बारे में आपको क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं दोनों सेम होते हैं. तो सेम होने की वजह से हम इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइसोगैमस. गैमस हमने यूज किया है गैमेट के लिए और आइसो का मतलब होता है सिमिलर या फिर सेम. ओके. और अगर आपको ये बोला जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन बींग्स में है उसमें गैमेट्स का साइज सिमिलर नहीं है तो उसके लिए आप कौन सी टर्म यूज कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एन आइसोगैमस. ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह का बोलेंगे हम, ह्यूमन बींग्स में बोलेंगे हम एन आइसोगैमस. आगे देखिए, अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव. जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल. और नैरो रेंज वाले को हमने क्या बोला था, स्टीनोथर्मल. सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने करी थी, विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी करी थी. ठीक है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल. मोलस्का जो है सबसे बड़ा हमने फाइलम बोला आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा के बाद में जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. फ्लोएम फाइबर्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं, चाहे आपको फ्लोएम फाइबर्स पूछो चाहे आपको जाइलम फाइबर्स पूछो, दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए होते हैं. और स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट. आगे आपको दिया है कि लायन, लेपर्ड एंड टाइगर ये सारी स्पीसीज जो है इनका जीनस कौन सा है, इनका जीनस है पैंथेरा.
और इनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पे जो पहला नाम आपको कॉमन दिखा तीनों में, पैंथेरा, पैंथेरा और पैंथेरा, तो पहला नाम जो होता है साइंटिफिक आपकी नेमिंग के अंदर या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस के नेम को, और इन तीनों एनिमल्स का जीनस क्या है, पैंथेरा। ओके, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सोलानम ट्यूबरोसम जो कि आपका पोटैटो का नाम था, इसी तरह सोलानम जो वर्ड है वो आपकी ब्रिंजल में भी आता है। ओके, सो दोनों इनका भी क्या है, जीनस सेम है। ठीक है, आगे देखिए आपको बताया कि टीनिया टेप वर्म जो है सबसे पहले तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करता है और फेशियोला लिवर फ्लूक, सॉरी एस्केहेल्मिन्थीज में बिलोंग करते हैं दोनों ही, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। टीनिया जो टेप वॉर्म है और फेसियोला लिवर फ्लूक, तो ये दोनों ही क्या है, ये पैरासिटिक होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं ये, और ये दोनों एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम की। ठीक है, ओके। About 2/3 of all the named species on Earth, अर्थ के ऊपर 2/3 जो नामांकित प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी कि आर्थ्रोपोडा जो है वो इतने ज्यादा हैं कि इनकी जो अब तक डिस्कवरी हो चुकी है वो टोटल डिस्कवर्ड एनिमल्स की 2/3 है। ओके, द ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है और सेरिब्रम है। इनमें से जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा होता है, सेरिब्रम। पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, देखिए नाम यहाँ पे आ गया, मैंने तो पोटैटो और ब्रिंजल ही बोला था आपको, इन दोनों का जो जीनस है वो सेम है और वो कौन सा है, सोलानम जीनस। तो अगर आपको इनका साइंटिफिक नेम याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हम ये याद रख सकते हैं कि इन तीनों का जीनस जो है वो क्या है, सोलानम। जो सबसे पहले जाइलम बनता है, जो भी प्लांट्स है उनके अंदर शुरू में जो बनता है वो जाना जाता है प्रोटोजाइलम के नाम से, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ही बनेगा, उसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो बाद में जो प्राइमरी सिस्टम जो है जो जाइलम के अंदर और जो फॉर्मेशन होगा जाइलम का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेटाजाइलम के नाम से। एनालिड और आर्थ्रोपोड जो एनिमल्स हैं इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया है, इसको अगर आप बीच से काटोगे एकदम तो ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट और जो राइट पार्ट होगा वो एकदम आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे को, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होती है। ओके, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स जो है वो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल वॉल का। न्यूमैटोफोर्स के बारे में पूछा है, न्यूमैटोफोर्स एक तरह की रूट्स होती हैं और इनको ब्रीदिंग रूट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज्यादातर मैंग्रोव्स के अंदर होती है। तो मैंग्रोव्स क्या होता है, दलदली इलाके में ग्रो करते हैं। तो देखिए ये प्लांट अगर है तो इसकी रूट्स नॉर्मली ऐसे ग्रो कर रही थी, सब प्लांट्स की ऐसे ही ग्रो करती है, पर क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि दलदली एरिया होने की वजह से ये जो इनका एटमॉस्फेयर है सॉइल वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो क्या होती है, ये रूट्स इस तरह से ऊपर ग्रो करने लग जाती हैं। ठीक है, और ऊपर ग्रो करने के बाद में इनमें यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ये ऑक्सीजन लेती हैं। तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनको भी ऑक्सीजन जरूरी होती है, और इस वजह से इन रूट्स का नाम पड़ गया है न्यूमैटोफोर्स। और ब्रीदिंग रूट्स क्यों बोला इनको, क्योंकि नीचे इनको सांस नहीं आ रही थी तो इनको ऊपर आना पड़ा ऑक्सीजन के लिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, और एक इसमें प्रेजेंट होती है मैंग्रोव्स के अंदर, जो दलदली इलाके में जो पेड़ होते हैं उनके अंदर। ओके, आगे देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के बारे में पूछा है। बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, 2 नाम इसके हो सकते हैं। ये क्या होता है, कितनी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जब यहाँ पे जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाटर में, वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करेंगे। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही होती है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में देखिए BOD एक्चुअल में है क्या, ये एक तरह की ऑक्सीजन डिमांड है, और ये डिमांड कौन कर रहा है इस ऑक्सीजन की, ये डिमांड कर रहे हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल दो। और ये बैक्टीरिया क्या करने वाले हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स या जितना भी डीकम्पोज होने वाला और टुकड़ों में तोड़ने वाला जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है उसको ये तोड़ देंगे और जो पोल्यूटेंट्स का अमाउंट है उसको थोड़ा कम कर देंगे। फंगस की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है, माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है फंगस की स्टडी को। और अगर एल्गी होगा तो एल्गी की स्टडी को हम जानेंगे फाइकोलॉजी के नाम से। ओके, अगला देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। तो देखिए बेचारे के पास में एक ही सेल है, तो ये क्या करेगा, अगर सेल डिवीजन करेगा तो ये सेल डिवाइड हो जाएगी 2 सेल्स के अंदर। ठीक है,
तो 2 सेल्स बन गई यानी कि अलग अलग सेल है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिविजन से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिविजन ही होता है, कोशिका विभाजन ही होता है। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स यानी एसिड्स को खत्म करने वाले, ये होते हैं आपके इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। जब एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन रहता है, तो उसको ट्रीट किया जाता है एंटासिड्स की मदद से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? ये नॉन इन्फेक्शियस होती है और नॉन ट्रांसफरेबल होती है। जैसे हमने बात करी थी कि वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं डिजीज, वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकती हैं। तो ये डिजीजेस जो है इनसे स्प्रेड नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल है कैंसर। तो कैंसर जो है आपको, अगर आप किसी कैंसर वाले पेशेंट के अगर फिजिकल कांटेक्ट में आओगे तो भी आपको स्प्रेड नहीं होता है। उसके अलावा अगर कोई वेक्टर के थ्रू भी कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, इनसे भी कैंसर का कोई भी स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप और आपकी बॉडी है, और कोई भी वेक्टर, कोई भी और पर्सन नहीं है। रेड रॉट एक डिजीज है। कौन सी, किसकी डिजीज है? ये शुगर केन से रिलेटेड एक डिजीज है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट किस पे डालती हैं? स्किन पे डालती है, और इस वजह से ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। ओके, कैंसर किस तरह की डिजीज है? कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इट इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर। कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हमारी बॉडी में? तो ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ये 3 कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। एनालिडा फाइलम के अंदर क्या होता है? सेगमेंटेड बॉडी है। जैसे एनालिडा का एक मेंबर है अर्थवर्म। अर्थवर्म अगर आपने कभी देखा होगा तो इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेगमेंटेड बॉडी की, तो उसमें इस तरह से लाइनिंग प्रेजेंट होती है। मतलब बॉडी के पूरे पोर्शन के अंदर ही ऐसे लाइनिंग होती है। इससे ऐसा फील होता है कि हम उसकी बॉडी को सेगमेंट्स में काट सकते हैं, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया उसको? सेगमेंटेड बॉडी। ओके, आगे देखिए साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होगा दैट इज साइनैप्स। जो कैटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ग्रास को स्वॉलो कर जाते हैं, जो घास है उसको तेजी से निगल जाते हैं। क्यों? तो उनको चबाना नहीं होता है, क्योंकि हमको तो यही बोला जाता है कि खाना चबाकर खाना चाहिए, तो उनको भी चबाना तो पड़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं? फटाफट उसको चबा करके यानी स्वॉलो करके उसको र्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद में जब भी वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो जो उसका स्वॉलोड ग्रास है, निगला हुआ घास है, उसको धीरे धीरे जुगाली निकालते रहते हैं। सो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? उसको और उसका ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? अपने र्यूमेन में एक एक्स्ट्रा पाउच है इनका, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, और बाकी फर्दर एक्टिविटीज बाद में करते हैं। प्लांट टिश्यूज जो है वो 3 तरह के होते हैं। पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सारे कौन से में आते हैं? स्नेक हमें मालूम है रेप्टीरिया में आता है, टर्टल है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सब के सब मेंबर्स हैं रेप्टाइल की, फाइलम रेप्टाइल की। एनिमल टिश्यूज जो है वो 4 बेसिक टाइप्स में क्लासिफाइड है। कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू हो गया, और एपिथेलियल टिश्यू हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, भले वो डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, रिप्रोडक्शन का हो, सबको परफॉर्म करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही सेल है, वही सेल है जो सारे फंक्शंस को करेगी। ओके, एक्सिलरी बड जो है, एक्सिलरी बड जो है एक ब्रांच के अंदर डेवलप होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, ओव्यूल के 3 पार्ट होते हैं। एक तो इंटेग्यूमेंट होता है, इंटेग्यूमेंट कवरिंग के जैसी एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके बाद में बीच में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, और न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होती है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं ओव्यूल के। बाहर से अगर आप चलोगे, सबसे बाहर कवरिंग्स प्रेजेंट होंगी जिनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, उसके बाद में न्यूसेलस होता है, और उसके बाद में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। सिट्रस कैंकर जो है एक प्लांट डिजीज है, प्लांट से रिलेटेड डिजीज है। अजीब सा नाम है तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। चिकन पॉक्स जो है एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से होती है? प्लीज लेट मी नो। वेरियोला वायरस था, उससे स्मॉल पॉक्स हुआ था। चिकन पॉक्स किससे होगा बताइए? टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड एक वाटर बॉर्न डिजीज है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चलता है, जो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोला था उसके अंदर जहाँ पे हमने वाटर इंक्लूड किया था, तो किस तरह से वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर जो है वो डिजीज का हो सकता है। तो टाइफॉइड जो है यूजुअली एक वाटर रिलेटेड डिजीज है। ओके, सॉरी।
बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी, न्यूट्रिएंट्स के अलावा आपकी बॉडी को कौन कौन सी चीज़ों की और रिक्वायरमेंट होती है, वो है डाइटरी फाइबर्स और वाटर। बक्कल कैविटी जो है आपका, बक्कल कैविटी आपके कौन से सिस्टम का एक पार्ट है, तो बक्कल कैविटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। यहाँ पे डाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं। अमीबा जो है अपना फूड डाइजेशन कैसे करेगा, क्योंकि अमीबा में क्या है, एक ही सेल है, और थोड़ी देर पहले हमने बोला कि अगर यूनिसेलुलर है तो वही सेल उसमें डाइजेशन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, सब कुछ काम वही करने वाली है। तो अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल होता है जो प्रोसेस करता है, जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेशन का। फीमेल गैमेट्स को हम ओवा के नाम से जानते हैं, ओवा या फिर ओवम, ठीक है। फीकल मैटर जो है वो फाइनली आपके एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन और डीफिकेशन, ठीक है। ये दो नाम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, जो कि लास्ट प्रोसेस होती है हमारे डाइजेशन की, जो 5 स्टेप्स हैं उनके अंदर। कुछ डिजीजेस के नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, सिट्रस कैंकर है, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा। ये कुछ आपको डिजीजेस के नाम दिए, तो जैसे व्हीट और भिंडी देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये प्लांट डिजीजेस है, और सिट्रस कैंकर जो है ये एक्चुअली आपके लेमन की एक डिजीज होती है। तो ये तीनों ही क्या है, प्लांट डिजीजेस के नेम्स हैं। प्लास्टिड्स की डिस्कवरी किसने करी थी, प्लास्टिड की डिस्कवरी करी थी अर्नस्ट हैक्कल ने, ओके। यूरिक एसिड जो है ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बर्ड्स का। तो ये बात हम पहले कर चुके थे कि बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं, इसीलिए इनको यूरिकोटेलिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक ना याद रहे तो भी चलेगा, बट ये याद रखना है कि यूरिक एसिड जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बर्ड्स का। केराटिन प्रोटीन आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, केराटिन प्रोटीन आपके नेल्स में प्रेजेंट होता है, आपके हेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी एनिमल्स की बात करें तो उनके सींग में पाया जाता है, उनकी हूफ्स में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 2 टाइप का होता है, आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि हार्ट से रेगुलरली ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, फिर वो फाइनली कहीं ना कहीं जाकर के वापस हार्ट में आ जाती है। ये पूरा जो क्लोज्ड सिस्टम है इसे बोलते हैं क्लोज्ड। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये यहाँ पे जाकर के ओपन हो जाती हैं, और ये ब्लड जो है कभी भी वापस हार्ट के अंदर नहीं आता है। तो इसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे हर तरह का जो ब्लड है, सारे फ्लूइड्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में जाकर के। 2 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉकरोच और प्रॉन, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि आर्थ्रोपोडा जो है आपका, उसके अंदर किस तरह का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, आर्थ्रोपोडा के अंदर होगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बॉडी के अंदर जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं विच लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वो कौन सी एज में होते हैं, वो होते हैं किशोरावस्था में या फिर एडोलेसेंस में। स्टार फिश जो है, क्या ये एक फिश है, अब आप ये नहीं बोलोगे कि फिशेस को बिलोंग करती है, स्टार फिश एक फिश नहीं है, ये आती है एकाइनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है। यूरिन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिन कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, उसके बाद में उसको वॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो है आपका, चुकंदर किसका एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो जो है एक ट्यूबर रूट का एग्जाम्पल है, ओके। स्वीट पोटैटो इज नॉट चुकंदर बाय द वे, स्वीट पोटैटो इज दैट, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल है एक ट्यूबर रूट का, ओके। विंटर स्लीप जो है, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप के नाम से भी जाना जाता है और समर स्लीप को एस्टाइवेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दोनों हैं क्या, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है, या फिर इन स्टेट्स के अंदर बहुत ही लो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, और ये अलग अलग सीजन्स के अंदर होती है ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए पोलर बियर है आपकी, पोलर बियर में हमें मालूम है कि पोलर्स जो हैं उनके ऊपर ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो पोलर बियर क्या करता है, जब विंटर सीजन आता है तो ये डोमेसी में चला जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी तरह से आपने देखा होगा विंटर स्लीप जो है वो लिजार्ड्स में भी पाया जाता है। तो विंटर के टाइम पे आपको घर में छिपकलियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक लो मेटाबॉलिक फेज में चली जाती है, डोमेसी में चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से समर स्लीप जो है वो एस्टाइवेशन, वो फ्रॉग में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो
तो फ्रॉग भी ज़्यादा रेनी सीजन में दिखाई देते हैं, समर में हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो ये उनका मेथड है कि किस तरह से वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनसे कैसे डील करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि हम कैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन यही है, एक तरह की डोमेसी, जैसे सीड्स के अंदर डोमेसी होती है, उससे मिलती जुलती एक प्रोसेस एनिमल्स के अंदर है, जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ही लो हो जाती है इनकी। लीव्स का जो अरेंजमेंट है एक प्लांट के ऊपर, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है फिलोटैक्सी के फॉर्म में। तो देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर इस तरह से लीव्स अरेंज्ड होती हैं एक नोड के ऊपर, ठीक है। कुछ में ऐसे होगा कि यहाँ पे सारी लीव्स इस तरह से गुच्छा बना के रखती हैं। तो इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। एनर्जी जो है किसी भी फूड की हम किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? हम कैलोरी में मेजर कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं तो हम उसको किलो कैलोरी कर देंगे। एरिस्टोटल को जो है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे अगर आप बताइए मुझे कि प्लांट्स जो सॉल्टी वाटर के अंदर ग्रो कर सकते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं हेलोफाइट्स के नाम से, क्योंकि जो हेलो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है? सॉल्ट। हेलोजेंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो प्लांट्स जो सॉल्टी वाटर के पास में ग्रो कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। ओके नेक्स्ट, हाँ, प्रोटोप्लाज्म जो है उसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कंसिडर किया गया है। तो ये हम याद रखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो है, जीव द्रव्य जो है, उसको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन होती है जो आपके पेन को रिलीव करती हैं। पेन रिलीफ के लिए जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हो वो एनाल्जेसिक होती है। हेलियोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको छाया पसंद हो, सन लविंग ट्रीज जो है वो होते हैं आपके हेलियोफाइट्स। ओके, लेमन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? उसमें सबसे अधिक मात्रा जो है वो पाई जाती है विटामिन सी की, ठीक है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स अगर आपको ऐसा लगे कि ये खट्टे हैं, उनके अंदर विटामिन सी जो है वो जरूर मिलेगा। तो ये आज के 100 प्रश्न थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।